एमएन टीवी और एमएन न्यूज़ उत्तर प्रदेश आज सिद्धार्थनगर जनपद में हैं और सिद्धार्थनगर जनपद के डडिया ग्राम में हैं और जहां पर हमारे साथ कुछ साथी है, उनसे चर्चा कर रहे, बात कर रहे हैं कि 2022 का चुनाव कैसे होगा। उसके पहले जो बहुजन समाज की जो परिस्थितियां हैं, जो इसके सामाजिक स्थितियां हैं, इसके संदर्भ में बात करेंगे। तो क्योंकि जहां नॉर्थ इंडिया की परिस्थितियाँ देखा जाए, तो उत्तर भारत की परिस्थितियाँ देखा जाए, तो जाति के नाम पर राजनीति होती है और जाति के नाम पर यहाँ पर बड़े पैमाने पे उत्पीड़न भी होता है। इसी वजह से हम बहुजन समाज के विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ साथी जुड़े हैं। एक साथी है, उनका क्या नाम है? अनिल चंद्रवंशी है सर। अनिल चंद्रवंशी जी, मेरा एक सवाल है कि जैसे देखा गया है कि उत्तर प्रदेश में पिछले 1.5 महीने से हम घूम रहे हैं, देख रहे हैं कि सामाजिक परिस्थितियाँ बहुजन समाज की बदतर से बदतर हो गई है। ऐसा क्यों होता है? सर, सामाजिक परिस्थितियाँ बदतर से बदतर हो गई है, ये मुख्य कारण इसका ये है कि जो है स्वयं जो है लोग अपनी जो है उनका जो मूलभूत जो होता है अधिकार है, उसको ये जो है समेट नहीं पाते। जैसे मान लीजिए बहुजन समाज जो हमारा है, ये चुनावी जब समय आता है, चुनाव का समय, उसमें क्या करते हैं लोग अपने, जैसे बहुजन समाज अपने समाज को वोट करने के बजाय दूसरे को वोट करते हैं। कारण उसमें आ जाता है ये छोटी छोटी चीज़ों में जो क्षणिक सुख होता है उसमें ये फंस जाते हैं। जैसे पैसा हुआ, साड़ी हुआ, अन्य कोई चीज़ हुआ, उसके लालच में सब क्षणिक सुख है। लेकिन जो हमारी राजनीति या कुर्सी है वो लंबा सुख हमारा है ना, वो लंबा दूर तक लोग नहीं सोचते, क्षणिक सुख के लिए अपना वोट डाइवर्ट कर देते हैं। जो 5 साल में एक बार मौका हमें मिलता है चुनाव करने का, वोट देने का अधिकार, तो उसको ये खो देते हैं और 5 साल फिर वही स्थिति बनी रहती है, इनकी ज्यों की त्यों बनी रहती है। क्योंकि ये जब हमारे महापुरुष जो बता के गए हैं उस विचारधारा पे चलते नहीं लोग। अगर चलते तो आज ये स्थिति ना होती बहुजन समाज की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मान्यवर कांशीराम, गुरु गाडगे बाबा, बहुत से महापुरुष जन्मे समाज को सुधारने के लिए। उन्होंने जन जन तक संदेश पहुंचाया, लेकिन लोग उनकी विचारधाराओं को अनदेखा करते हुए थोड़े से लालच में आकर के बहकाव में आ जाते हैं, जिससे 5 साल जब आता है चुनाव का समय अपना वोट दूसरे को कर देते हैं, फिर 5 साल वो दबाए जाते हैं। मेरे एक और सवाल है कि जिस स्थान पर हम खड़े हैं, तो मुझे जानकारी मिली है कि यहाँ पर जो बुद्धा पार्क मिला है उसके लिए भी बड़ा संघर्ष करना हुआ। तो इसके बारे में, इस संघर्ष के बारे में बताएं। जी, बहुत संघर्ष करना पड़ा। यहाँ हमारे गांव के लोग जो है, नवयुग समाज जो है, समय समय पे पहले से ही जागरूक था। जो पढ़ाई करते थे वो समझ रहे थे कि जो है हमें अपने महापुरुष के बारे में जानकारी लेना है, उनके विचारधारा पे चलना है। तो अम्बेडकर जयंती हम लोग नवयुग लोग जो है मनाना पहले से शुरू किए थे। जो एक दूसरे के खेत में, दूसरी ज़मीन में हम लोग मनाते थे। तो फिर मनाते मनाते ऐसा भी कुछ लोग होते, हमारे खेत में मत मनाए, हमें अगले ज़मीन खोजना पड़ता था, अगला का ज़मीन खोजना पड़ता था। हर साल हम लोग इधर उधर भटक रहे थे। तो ऐसा समय आया कि ये हमारे यहाँ जो है चकबंदी में लगा। चकबंदी जो है होता है, वो चकबंदी लगा। तो जो हमारे गांव के सीलिंग भी कहा जाता है, सीलिंग भी कहा जाता है, सीलिंग कटा। तो सब लोगों ने जब सीलिंग कटना शुरू हुआ तो ये गांव के लोगों ने प्लान बनाया कि हम दूसरे में मनाते हैं तो एक अपना खुद का होना चाहिए। इसके लिए गांव के लोगों ने मीटिंग किया, इसके लिए एक प्रस्ताव बनाया कि हमें अम्बेडकर पार्क की ज़मीन चाहिए, और इसके साथ एक प्रस्ताव ये भी बना था कि हरिजन आबादी जो कटती है वो भी हमें चाहिए। तो अम्बेडकर पार्क का ज़मीन निश्चित किया गया और हरिजन आबादी का भी ज़मीन निश्चित किया गया। ये गांव के सभी छोटे बड़े बुजुर्ग जो भी हैं, सबका सहयोग है इसमें। तो लोगों ने जो है उसके लिए प्रस्ताव बना करके पहले से जमा किया और आगे निरंतर जो है संघर्ष करते रहे। ये पार्क हमें 2 साल के बाद जो है जाके मिला। बहुत संघर्ष के बाद नापने जो मतलब कब्जा दिलवाने के लिए अधिकारी कर्मचारी भी यहाँ आने से डरते थे कि वो लोग कि आप लोग जाके कब्जा कर लीजिए। तो हम लोग सोचते अगर हम लोग कब्जा करेंगे तो लड़ाई झगड़ा होगा और हानि बहुजन समाज की होगी। तो इससे हम लोग सरकार का सहारा लिए, जो कर्मचारियों का सहारा लिए कि आप हमें नाप करके दे दीजिए। इसमें हमारे प्रधान जी जो है चंद्रावती देवी उस समय की प्रधान थी, ग्राम डढ़िया के निवासिनी हैं। तो प्रधान जी का बहुत सहयोग रहा कि उन्होंने अपना लेटर पैड पर ये निर्देशित किया कि ये पार्क की ज़मीन है तो पार्क हमें मिलना चाहिए। जो हमेशा के लिए उनकी सोच ये थी कि आज अगर मिल जाएगा तो हमारे आने वाली पीढ़ी इसको यादगार के रूप में समझेगी, जानेगी, और जो भी बच्चे जन्मेंगे वो शुरू से जब इनके बारे में जानेंगे तो उनकी मानसिकता बदल जाएगी।
मानसिकता बदल जाएंगी। हमारे साथ एक नेताजी है। सर क्या नाम आपका? लालजी जायसवाल। किस पार्टी से बिलोंग करते हैं आप? बहुजन मुक्ति पार्टी से। तो अभी जो 2022 का चुनाव है, 2022 के चुनाव के समय बहुत सारा राजनीति के लिए राजनीति होती है, मगर बहुजन मुक्ति पार्टी की राजनीति किस प्रकार की है? बहुजन मुक्ति पार्टी की राजनीति इस तरह है कि शोषित, वंचित और SC ST OBC माइनॉरिटी के हक के अधिकारों की लड़ाई अगर कोई लड़ रही है तो बहुजन मुक्ति पार्टी लड़ रही है। पूरे भारत में आज जो भी पार्टी है कोई समाज के लिए कुछ काम नहीं कर रही है। आने वाले समय में 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पे लिख करके बहुजन मुक्ति पार्टी दे रही है और स्टैंड करके दे रही है कि हम इन 85% के जो भी अधिकार हैं उनको दिला के रहेंगे। नहीं, आप स्टैम्प पेपर लिख कर देंगे ऐसा कहते हो, वादा कर रहे हो। हमने बहुत सारे बहुजन मुक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं से यही बात सुनी है। जैसे 2014 में नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, सबका साथ सबका विकास होगा, और मगर ऐसा दिखाई नहीं दिया। तो कहीं बहुजन मुक्ति पार्टी की सत्ता आने के बाद ऐसे होगा? नहीं, बहुजन मुक्ति पार्टी का ऐसा उद्देश्य नहीं है और ना ही रहेगा। उसके उद्देश्य पे महापुरुषों का विचार है और महापुरुषों के विचारों पे बहुजन मुक्ति पार्टी अमल कर रही है और अमल करके उसको काम करेगी। अमल करके काम करेंगे। आइए, क्या नाम आपका? अम्बेश कुमार भारती। क्या करते हैं आप? पढ़ाई कर रहे हैं इस समय। क्या पढ़ते हैं? नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं। 12th हो गया, इंटर। तो आपको लगता है कि आप क्या बनना चाहते हैं? सर मेरा सपना तो है डॉक्टर बनने का। जी सर। आप डॉक्टर हो बन पाएंगे? हाँ सर, लेकिन बन पाएंगे ये तो मेरा कॉन्फिडेंस है आपका? कॉन्फिडेंस है, लेकिन जो आज की सरकारें हैं इस तरह से व्यवस्था लागू कि हमको बनने नहीं देंगे। क्योंकि इसमें आज नीट का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें धांधली किया गया है। राजस्थान में पेपर लीक हुआ, उसका केस सुप्रीम कोर्ट में भी गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी हमारी बातों को नहीं सुन रहा है। वहाँ भी खारिज कर दिया पिटीशन को जो हम लोगों के विद्यार्थियों की तरफ से गया था। तो विद्यार्थियों के साथ भी धोखेबाजी हो रही है, ऐसा आपका कहना है? जी सर, विद्यार्थियों के साथ धोखेधारी हो रही है इसलिए क्योंकि ये सरकार जो है EVM की सरकार है। EVM से चुन के हुई सरकार है, जनता के वोटों से नहीं चुनी है, इसलिए हमारी बातों को नहीं सुना जा रहा है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार EVM से चुन के आई है, घोटाला करके ही सरकार बनी है। देश में बड़े पैमाने पे युवा हैं और उत्तर प्रदेश में भी आबादी ज़्यादा है और उसमें भी युवाओं की आबादी ज़्यादा है, तो इन युवाओं की बात सुनना चाहिए, ऐसा आपका कहना है? जी सर, मेरा कहना है कि जो उत्तर प्रदेश की सरकारें हुए, अन्य की सेंट्रल गवर्नमेंट हो, जो युवाएं हैं उनकी बातों को सुनना चाहिए। क्या मुद्दा है? बेरोजगारी है। आज शिक्षा की व्यवस्था इतना ख़राब हो गई है हमारे उत्तर प्रदेश में कि बहुत बेहतर है कि हमारे लोग लॉकडाउन में लगा के कोरोना की परिस्थितियाँ दिखा के हम लोगों को शिक्षा से वंचित किए। 2 साल लगभग हो चुके हैं। उसके बाद अभी जो विद्यालय खोला गया उसमें भी अभी पूरी तरीके से नहीं खुल पाए रहे हैं। हमारे लोगों को जैसे विद्यार्थी लोग हैं बहुत समस्याओं का सामना कर रहा है पढ़ाई का इस समय। यही बात है। ये सारी समस्या है और ये डड़िया गांव के लोग थे और आप देखते रहिए MN TV और MN न्यूज़ उत्तर प्रदेश।